कहानी उस सुसाइड की जिसने दम तोड़ दिया और जीत गई जिंदगी। पिछले वीडियो में आपने अभिलाष को डिप्रेशन से लड़ते हुए पढ़ा। आगे पढ़िए। कैसे अभिलाष अपने आप को डिप्रेशन के कारण मौत को गले लगाने को तैयार थे, लेकिन आशा से भरी जिंदगी ने उससे पहले अपनी बाहें फैला दी। आगे की कहानी अभिलाष की जुबानी। दिल्ली आकर यहां वहां सब जगह घूमा, एक बार मसूरी भी गया, लेकिन नतीजा ढांक के 3 पात। फिर मैं यहां अपने एक दोस्त से मिला जो मेरे साथ पढ़ चुका था। मैंने उससे कहा कि यार मुझे किसी डॉक्टर से मिलवाओ, तो उसने बेहद दोस्ताना अंदाज में कहा कि छोड़ो भी चिंता, बस थोड़ी दारू पी लो, सब ठीक हो जाएगा। उसने भी मेरी हालत को बहुत सीरियसली नहीं लिया। इसमें उसकी गलती भी नहीं है। अधिकतर लोग दूसरों की इस समस्या को सीरियसली नहीं लेते। इस तरह मेरी डॉक्टर से मुलाकात नहीं हो पाई। दूसरा साइकेट्रिस्ट से मिलने का एक अलग टैबू होता है। लोग पागल समझेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, दवाएं नींद वाली होती हैं, आदि आदि। मैंने पहली बार शराब पी दोस्त के यहां से लौटकर मैं रात में जब बेड पर था, तभी मेरे साथ बहुत अजीब होने लगा। मेरी एंजाइटी इतनी बढ़ी कि मैं शराब न पीने की वो सारी सीखें भूल गया जो मेरे पिता ने मुझे बचपन से दी थीं। मैंने उससे कहा कि मैं आ रहा हूं, मुझे थोड़ी सी शराब ही पिला दो, मैं कुछ देर नॉर्मल रहना चाहता हूं। उसके घर जाते रास्ते भर सोच रहा था कि मैं शराब पीने वालों से कितनी नफरत करता हूं, लेकिन फिर भी मैंने दोस्त के घर जाकर पहली बार शराब भी पी ली। 2 पैग पिए और वापस आ गया। इससे मुझे कोई फायदा नहीं दिखा, उल्टा दूसरे दिन एंजाइटी डबल हो गई थी। यहां से मैं वापस घर लौट आया। ये मेरे डिप्रेशन की जर्नी थी जिसने मुझे एक अजीब इंसान बना दिया था। मुझे खुद पर ही कई बार दया आती थी। हमेशा दूसरों को हंसाने वाला खुशमिजाज लड़का क्या हो गया था। अब तो मुझे माइग्रेन के साथ घबराहट और फिर रात में बीच बीच में नींद टूटने की समस्या हो रही थी। मैं कैसे भी सो तो जाता, लेकिन बीच रात में 2 बजे या 3 बजे नींद खुल जाती और मैं फिर से घबराकर कांपने लगता। जागने के बाद वो समय मेरे लिए बहुत डरावना होता था। पता नहीं कैसी कैसी नेगेटिव चीजें दिमाग में आती थीं। घर की बनावट ऐसी है कि नीचे 2 रूम हैं। मम्मी पापा ऊपर रहते हैं, मैं नीचे रूम में रहता था। अब रात में 2 बजे दिमाग में पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आते। वो सीवियर लेवल के नेगेटिव ख्याल होते और नींद कहीं दूर भाग जाती। मुझे अपने भीतर के उस दौर के अभिलाष के बारे में सोचकर बुरा लगता है जो नींद से डरने लगा था। मैं सोचता था कि अगर सो जाऊंगा और नींद खुल गई तो क्या करूंगा। किताबें भी काम नहीं आई। रात में जागने के लिए मैंने किताबें खूब ऑन ऑर्डर कर लीं कि रात में पढ़ूंगा, लेकिन किताबें 2 पन्ने खोलता, पढ़ नहीं पाता। किताबों का सॉल्यूशन भी समझ नहीं आया। इस बीच मैंने एक बहुत अलग चीज की। दरअसल मम्मी का इलाज देखते देखते मुझे दवाओं के कॉम्बिनेशन पता चल गए थे। इसीलिए नींद के लिए मैंने मम्मी की दवाएं लेनी शुरू कर दी। पहले एक दिन नींद आई, फिर 2-4 दिन परेशान रहा, तो धीरे धीरे ये डोज बढ़ गई थी। लेकिन नींद फिर भी नहीं आती थी। जानबूझकर ओवरडोज किया। पता था कि साइड इफेक्ट है, लेकिन मेरे लिए अभी करंट कंडीशन से निपटना ज्यादा जरूरी था। किसी को कुछ बता नहीं पा रहा था। लग रहा था कि ऐसा कोई है नहीं जो मुझे समझ सके। डिप्रेशन से लड़ने के लिए आर्टिकल लिखने पर भी वक्त लगाता था। 14 नवंबर को डायबिटीज डे आ रहा था, तो मुझे एक मेडिकल हेल्थ वेबसाइट के लिए लिखना था। वहां से मुझे असाइनमेंट मिला कि इस खास दिन पर स्टोरी दो। उसी दिन मेरी अपनी दोस्त से बिना बात की लड़ाई हुई। 13 से लड़ाई शुरू हुई, 14 तक ये लड़ाई बहुत बढ़ने लगी। इतना करने के बाद उस दिन की रात बहुत अजीबोगरीब बीती। अब समझ नहीं आया कि क्या करूं। मेरी एंजाइटी बूस्ट कर रही थी। मुझे लगा कि जीवन कुछ है नहीं, इसे खत्म करना चाहिए। आत्महत्या का प्लान तैयार किया। मम्मी इंसुलिन पर हैं, तब भी थीं। उन्हें मैं ही इंजेक्शन देता था। उन्हें इंजेक्शन दिया, फिर खाना देकर खुद खाना अपने रूम में लेकर आ गया, जबकि पहले साथ खाता था। अब रात के 10 बज गए। खाने की इच्छा नहीं थी। फिर यही ख्याल आया कि अब बस कुछ इच्छा नहीं बची, आज खत्म कर लूंगा सब। पता नहीं ये सब क्या था। मैं पैनिक हो रहा था। चेतना थी मुझे उस टाइम। अभी भी याद आ रहा है कि मैं कैसे सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि कुछ कर लेता हूं तो मम्मी पापा का क्या होगा। मैं हेल्थ पर लिखता रहा हूं, लोग क्या सोचेंगे कि दूसरों को हेल्दी रहना सिखा रहा था, खुद ही कुछ कर नहीं पाया। अगर आज मर गया तो कल को लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। माता पिता से पुलिस तहकीकात करेगी, वो अकेले हो जाएंगे। कई बातें रोक रही थीं मुझे,
लेकिन जो दिमाग का एक कोना था वो कह रहा था कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, अब तुम्हें कर गुजरना चाहिए। मरने के बाद का मत सोचो, तुम्हारे साथ ही तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। मैंने ये सब सोचकर सुसाइड लेटर लिख डाला, जिसमें मां बाप, समाज के सवालों के भय से निकलने का रास्ता था। मैंने सब लिखा। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं? किसी को मेरे जाने के बाद परेशान न किया जाए, जैसी तमाम बातें लिखीं। फिर वो पढ़ पढ़ कर रोया, खूब पढ़ा खूब रोया, खूब पढ़ा खूब रोया, फूट फूट कर रोया। पास में दवाओं के खतरनाक कॉम्बिनेशन को तैयार करके जहर तैयार कर लिया था। अब मन में यह आया कि अगर अभी कुछ करूंगा तो मम्मी परेशान न हो जाएं रात में। इसलिए सुबह 4 बजे का अलार्म लगाकर आत्महत्या करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया। उससे पहले मैं कुछ घंटे मन को शांत रखना चाहता था, इसलिए नींद की दवा ओवरडोज में खा ली। ये दवा इतनी ज्यादा थी कि इसने मुझे सुला दिया। फिर सुबह 4 बजे का अलार्म बजा और फिर ये बजता ही रहा। मुझे सुनाई ही नहीं दिया। मैं सोता ही रहा। मेरी सुबह 11 बजे नींद खुली। मैं खुद को थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था, लेकिन वो रात मेरे मन में एक डरावना सपना बनकर बैठ गई। मैंने सुबह उठते ही सोचा कि नहीं, मुझे सुसाइड नहीं करना। मैं बुरी तरह डर गया था। मैंने अब रात में सोने से पहले डबल डोज दवाएं लेनी शुरू की। अब एंजाइटी के साथ गिल्ट वाली भावना भर गई थी। मुझे समझ आ रहा था कि मैं डिप्रेशन में हूं और अब इसका कोई सल्यूशन नहीं है। हर हालात से लड़ सकता है इंसान, लेकिन अब मुझे समझ आ गया था कि न मैं खुद, न घूमना फिरना, न शराब, न मोटिवेशनल स्पीकर और न ओवरडोज दवाएं, किसी से कुछ नहीं होगा। अब मुझे हेल्प की जरूरत है। मैंने फोन के जरिए भोपाल के मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी, जिनका मैं इंटरव्यू ले चुका था, से बात की और उनको अपनी प्रॉब्लम बताई। उनसे बात करते हुए भी लग रहा था कि ये क्या सोचेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने इसे मेंटल हेल्थ इमरजेंसी कहा। उन्होंने सबसे पहले मेरी ऑनलाइन काउंसलिंग की। फिर मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर विधि पिलियानी से मिला। डॉक्टर सत्यकांत की सलाह पर दवाओं और डिसऑर्डर की स्वीकार्यता बढ़ाने के उद्देश्य से मैंने दूसरे साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया। उसके बाद डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी ने सेकंड ओपिनियन भी लिया और अब मेरी दवाएं और काउंसलिंग शुरू हो चुकी थीं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से भी मैं बहुत कुछ सीख रहा था। समय बीतते बीतते बहुत कुछ बदलने लगा था। लोगों से मिलना जुलना नॉर्मल हो रहा था। मुझे अब नींद आने लगी थी। लाइफस्टाइल से लेकर सोचने के ढंग में करेक्शन कर रहा था। जैसे मुझे डॉक्टर विधि ने बताया कि अपने आधे रूम को जिम बना लीजिए। जब भी नींद खुले आप एक्सरसाइज शुरू कर दें, उस वक्त एनर्जी अच्छी होती है। मैं ऐसे ही करता था। खूब सारे डंबल मंगा लिए थे। नवंबर से शुरू डॉक्टर सत्यकांत से प्रिस्क्राइब दवाओं का जनवरी में असर दिखने लगा था। मार्च में होली आते आते बहुत कंट्रोल हो गया था। अपने मन में जीवन पर्यंत दवाएं चलने की बात की जगह मुझे पता चल चुका था कि असल में ये दवाएं जीवन रक्षक होती हैं। इन पर इतना सोचना नहीं चाहिए। इन दवाओं को डॉक्टर शुरू करते हैं तो डॉक्टर ही इन्हें धीरे धीरे कम करके आपको बाहर भी निकाल देते हैं। आज 3 साल बाद मैं कह सकता हूं कि आज मैं बिल्कुल फिट हूं। मेरे बारे में पढ़ते हुए कोई सोच सकता है कि ऐसे तो बहुत बाहर आए हैं, पर अभिलाष ही क्यों? सहानुभूति या कोई और वजह है? नहीं, मेरी प्रेरणा का स्रोत विराट कोहली है, जिन्होंने अपनी बात रखी बिना ये सोचे कि उन्हें कोई जज करेगा। तभी मुझे लगा कि मुझे भी अपनी कहानी बतानी चाहिए। एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स आने के पीछे हालात को दोष नहीं दे सकते। इंसान मानसिक रूप से स्वस्थ हो तो वो हर हालात से लड़ सकता है। लेकिन अगर मेंटल हेल्थ की लड़ सकता है, लेकिन अगर मेंटल हेल्थ की समस्या हो तो उसे हालात ही प्रॉब्लम लगते हैं। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप इस समस्या को जल्दी पहचान लेते हैं तो डॉक्टर से जल्दी मिल लेते हैं। ऐसे मामलों में डॉक्टर से मिलने में लोग आमतौर पर लेट कर देते हैं। ऊपर भरोसा जरूरी है। इस दौर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं अपने आप को प्रिविलेज मानता हूं कि मैं इस दौर से गुजरा हूं। इस दौर में मैं बहुत सेंसिटिव बना। अपने खाली वक्त के दौरान एक्टिविटी के तौर पर मैंने खुद के ऑडियो रिकॉर्ड किए। जब मैं अपने ऑडियो सोशल मीडिया पर शेयर करता
तो लोग मुझसे कनेक्ट होते थे। ये मुझे नींद न आने के दौर की बात है। ठीक होने के 3 साल मैंने एक बड़े न्यूज़पेपर ग्रुप में नौकरी शुरू की। यहां होने वाले मनोवैज्ञानिक टेस्ट में मैं स्वस्थ था और मुस्कुरा रहा था। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।